नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे जो हमारे उत्तराखंड में परीक्षा वाणी की सीरीज चल रही है, तो उसी में आज हम उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पिछले वाले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने प्राचीन काल के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम जानेंगे उत्तराखंड के मध्यकाल के बारे में। और ये जो नोट्स हैं ये हम परीक्षा वाणी से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर वाइज तो वो करवा रहे हैं। तो जो भी जिनका भी आने वाले एग्ज़ाम है, अगर आप परीक्षा वाणी को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड के मध्यकाल में कुमाऊं में होती है चंद वंश की स्थापना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गढ़वाल में पंवार वंश और कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना होती है। तो कुमाऊं में जब कत्यूरी रहते हैं तो कत्यूरों के पतन के बाद, यानी जब कत्यूरों का पतन होता है, उनका साम्राज्य कमज़ोर होता है, तो उसके साथ ही कुमाऊं में एक नए वंश का उदय होता है, चंद वंश। और इस चंद वंश की स्थापना की जाती है सोमचंद के द्वारा, और ये की जाती है 1020 या 1025 के आसपास। अब ये जो तिथि है ये काफ़ी विवादित है। कई विद्वान इसको 700 के आसपास बताते हैं और कई कुछ और तिथियां भी हैं, तो हम तिथि पे नहीं जाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि सोमचंद द्वारा स्थापना की जाती है कत्यूरी। जैसे कत्यूरी शासक कमज़ोर होते हैं, उसके बाद सोमचंद द्वारा स्थापना की जाती है और तिथि के बारे में कोई एक मत नहीं है। अब इनकी प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो चंपावत के आसपास थी, यानी चंपावत में चंद राजवंश की स्थापना होती है। और कुछ समय के बाद जो इसके और अन्य राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, उनके द्वारा उसका विस्तार किया जाता है, जिसे नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और कुछ नेपाल का पश्चिमी क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाता है। यानी कि साम्राज्य जो इसके वंशज रहते हैं सोमचंद के, वो साम्राज्य विस्तार करते हैं और अपने साम्राज्य का क्षेत्र बढ़ाते हैं। इसके बाद इंद्रचंद शासक बनते हैं, जो रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर रेशम उससे संबंधित कुछ भी अगर चंद वंश रिलेटेड प्रश्न आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंद्रचंद हो जाएगा। उसने इस पहला कारखाना लगाया था, रेशम और रेशम वस्त्रों का उत्पादन का कार्य किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेशम से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो वहाँ पर इंद्रचंद हो जाएगा। 1191 के बाद नेपाल डोटी के चल्ल राजाओं द्वारा चंद राज्य डोटी के अधीन हो जाता है। यानी नेपाल के डोटी के क्षेत्र से जो चल्ल राजा रहते हैं अशोक चल, उसके द्वारा आक्रमण किया जाता है और लगभग पूरा उत्तराखंड क्या हो जाता है, डोटी के अधीन हो जाता है। और डोटी जो क्षेत्र है वो पश्चिमी नेपाल का भाग है, जहाँ पे ये चल्ल राजा उनकी सत्ता थी। अब डोटी की अधीनता से मुक्ति कौन दिलाता है, यानी कुमाऊं किसके अधीन हो गया, डोटी के अधीन हो गया। तो चंद क्या करते थे, डोटी को टैक्स देते थे। तो पहला ऐसा शासक जो डोटी की अधीनता से मुक्ति दिलाता है वो है भारती चंद। यानी भारती चंद क्या करता है, डोटी पर आक्रमण करता है और उसको विजित करके जो टैक्स देते थे उसके लिए मना कर देते हैं। तो पहला ऐसा चंद शासक है जिसने डोटी पर आक्रमण किया, विजय प्राप्त की और टैक्स देने से मना कर दिया, यानी कि टैक्स देना बंद हो गया। इसके बाद फिर गरुड़ ज्ञानचंद शासक बनते हैं, और ज्ञानचंद पहला ऐसा शासक है जो दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करता है। यानी ये दिल्ली में सुल्तान फिरोज शाह जो तुगलक वंश के हैं उनसे मुलाकात करता है, और फिरोज शाह के द्वारा ही इनको क्या किया जाता है, गरुड़ की उपाधि दी जाती है। तभी से ये गरुड़ ज्ञानचंद कहलाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी, तो किसने दी थी, ये फिरोज शाह द्वारा दी गई थी। इसके बाद बालो कल्याण चंद हैं। ऐसा नहीं है कि गरुड़ ज्ञानचंद के बाद डायरेक्ट बालो कल्याण चंद सीधे शासक बने, इसके बीच और भी शासक हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, परीक्षा वाणी को फॉलो कर रहे हैं, जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर गरुड़ ज्ञानचंद के बाद है बालो कल्याण चंद, और बालो कल्याण चंद ऐसा शासक है जिसने मनकोटी राज्य पर विजय प्राप्त की थी। यानी मनकोटी को इसने अपनी साम्राज्य में मिलाया था। और साथ ही यह ऐसा शासक है जिसने चंपावत से राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी,
अल्मोड़ा में। यानी कि इससे पहले जो और शासक हैं उनके समय में राजधानी कहाँ थी, चंपावत में थी। और बालो कल्याण चंद के समय राजधानी कहाँ स्थानांतरित हो जाती है, अल्मोड़ा स्थानांतरित हो जाती है। फिर रुद्रचंद शासक बनते हैं और रुद्रचंद क्या है, अकबर के समकालीन हैं। तराई के क्षेत्र पर इनका अधिकार रहता है और रुद्रपुर नगर की ये स्थापना करते हैं, अपने नाम से शहर बसाते हैं, रुद्रपुर नगर की स्थापना करते हैं। तराई यानी आधुनिक जो उधम सिंह नगर है, और इसके साथ ही ये मल्ला महल का निर्माण भी करवाते हैं। तो 3 इनसे रिलेटेड फैक्ट हैं, अकबर के समकालीन हैं, तराई पर अधिकार रहता है, रुद्रपुर नगर बसाते हैं और मल्ला महल का ये निर्माण करवाते हैं रुद्रचंद। अब इसके बाद फिर शासक बनते हैं लक्ष्मीचंद। और लक्ष्मीचंद ऐसे शासक हैं जिन्होंने बंदोबस्ती कार्यालय, न्योवाली, विष्टाली नामक कचहरियाँ खुलवाई। राज्य में क्या करते हैं, बंदोबस्त कार्यालय, न्योवाली, विष्टाली नामक कचहरियाँ खुलवाते हैं, राज्य कर्मचारियों की श्रेणियाँ बनवाते हैं और अनेक प्रकार के करों का सर्जन करते हैं। तो लक्ष्मीचंद ऐसा शासक है जिसके समय में जनता पर बहुत अत्यधिक कर लगाए गए। तो कहते हैं कि इसके समय में लोगों ने, जो प्रजा थी, जनता थी, उन्होंने घरों में ही खेती बाड़ी करना प्रारंभ कर दिया था क्योंकि भूखर बहुत अधिक हो गया था। इसके बाद फिर तिरमल चंद शासक बनते हैं और तिरमल चंद को शाहजहाँ ने क्या किया, जमींदार और बहादुर की उपाधि दी थी। यानी ये शाहजहाँ के समकालीन है और बहादुर और जमींदार की उपाधि प्राप्त की थी इन्होंने मुगल सुल्तान शाहजहाँ से। तिरमल चंद के बाद बाज बहादुर चंद शासक बनते हैं और इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर के समान क्या किया था, एक हथिया देवाल का निर्माण किया था। और ये कहाँ किया था, थल पिथौरागढ़ में। यानी पिथौरागढ़ के क्षेत्र में एक हथिया का देवाल का निर्माण बाज बहादुर चंद द्वारा किया जाता है, जिसकी समानता एलोरा के कैलाश मंदिर से की जाती है। उसके बाद उद्योचंद शासक बनते हैं और उद्योचंद ऐसा शासक है जिसने डोटी पर आक्रमण किया था। यानी दूसरा ऐसा शासक जिसने डोटी पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। तो इससे पहले हम देखते हैं कि भारती चंद ने डोटी पर आक्रमण किया था। और डोटी कौन सा क्षेत्र है या कौन सा भाग है, पश्चिमी नेपाल का क्षेत्र है, काली नदी के पार है। इसके बाद फिर जगत सिंह शासक बनते हैं 1708 से 20 तक और इसमें अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना की जाती है जगत चंद के द्वारा। और इसके टाइम पीरियड को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी जगत चंद का जो शासन काल है उसे कुमाऊं में स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद कल्याण चंद के द्वारा जो महिला महल का निर्माण किया जाता है, कल्याण चंद III के द्वारा। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। देवी चंद को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। इसके बाद ग्रंथों की बात करें तो त्रिवैणिक धर्म निर्णय और उषा रागोदया, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, उषा रागोदया त्रैवैणिक धर्म निर्णय। तो ये 2 प्रमुख जो ग्रंथ हैं ये रुद्रचंद द्वारा लिखित हैं। इसके अलावा सैनिक शास्त्र है, ये पक्षी आखेट कला पर है और ये रूपचंद द्वारा लिखा गया है। और कल्याण चंद्रोदम है, ये कवि शिव द्वारा लिखा गया है। यानी कल्याण चंद्रोदम किसके द्वारा लिखा गया है, कवि शिव के द्वारा। और जो ये कवि शिव थे ये कल्याण चंद्र IV के शासन काल में प्रमुख कवि थे। यानी कल्याण चंद्र IV के समय ये उनके दरबार में रहते थे कवि शिव। चंदों का जो राज्य चिन्ह था वो था गाय। चंदों का राज्य चिन्ह क्या है, गाय रहते हैं और जिसका अंकन सिक्कों, झंडों आदि पर किया जाता है। यानी राज्य चिन्ह का जो अंकन है वो सिक्कों, झंडों आदि पर किया जाता था। चंद्र शासक मुख्यतः क्या थे, शिव के उपासक थे और इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, साथ ही कई मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया और बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर भी चंदों द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा चंदों के जो प्रमुख कार्य थे जिसमें उन्होंने भूमि निर्धारण का कार्य किया और दूसरा पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ कर ग्राम प्रधान की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम प्रधान की नियुक्ति का संबंध है वो चंदों से है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 1790 में अंतिम शासक रहते हैं महेंद्र चंद। और महेंद्र चंद के समय क्या होता है, 1790 में गोरखाओं द्वारा आक्रमण होता है कुमाऊं पर
और हवाला बाग के क्षेत्र में युद्ध होता है, जिसमें महेंद्र चंद हार जाते हैं और ये क्या करते हैं, राज्य छोड़कर तराई के क्षेत्र में भाग जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि चंद वंश का अंत हो जाता है और गोरखा साम्राज्य की स्थापना हो जाती है कुमाऊं में। तो पहला शासक कौन है चंद वंश का, संस्थापक कौन है, सोमचंद, और अंतिम शासक कौन है, महेंद्र चंद। और 1790 में गोरखों द्वारा आक्रमण किया गया और हवाला बाग के युद्ध में परास्त किया जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, चंद वंश का अंत हो जाता है और गोरखों की का शासन प्रारंभ हो जाता है कुमाऊं के क्षेत्र में। कुमाऊं के प्रमुख किलों की बात की जाए तो कुमाऊं में जो प्रमुख किले हैं, पहला है खगमरा का किला। तो ये बनाया है भीष्मचंद ने, यानी अल्मोड़ा में स्थित है खगमरा किला, और ये भीष्मचंद द्वारा बनाया जाता है जब वो राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा के लिए ट्रांसफ़र करना चाहते थे। फिर उसके बाद लाल मंडी का किला है, जिसे फोर्ट मोहरा भी कहा जाता है। ये भी अल्मोड़ा में है, पलटन बाजार में स्थित छावनी के भीतर है, और इसे बालू कल्याण चंद द्वारा बनवाया जाता है जब वो राजधानी स्थानांतरित करते हैं चंपावत से अल्मोड़ा में। इसके बाद मल्ला महल किला है, ये भी अल्मोड़ा में है, रुद्रचंद ने बनवाया था। राजबुंगा का किला ये सोमचंद ने बनवाया था चंपावत में। और नेथड़ा किला है, ये गोरखा कालीन है, ये भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। इसके साथ सिरमोही किला है, ये चंपावत दोहघाट में है। और इसके अलावा बाणासुर किला, ये बाणासुर दैत्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जो इसकी स्थिति है बाणासुर किले की, ये लोहघाट देवीधुरा मार्ग पर है, यानी लोहघाट देवीधुरा मार्ग पर है। इसकी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। और जो इस स्थानीय नाम है वो मारकोट का किला भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा गोला चौड़ है चंपावत के क्षेत्र में, और राजा गोरिल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। गोरखा किला है, वर्तमान में यह पिथौरागढ़ की तहसील है जहाँ पे, वहाँ पे है गोरखा किला। तो इसके बाद गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में पंवार या पंवार राजवंश की स्थापना होती है। जैसे कत्यूरों का पतन होता है या उनका साम्राज्य कमज़ोर होता है, तो कुमाऊं में क्या होता है, चंद वंश की स्थापना होती है और गढ़वाल में परमार वंश की। तो 14वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में क्या होता है, 52 गढ़पतियों का शासन रहता है सैन्य शक्ति के अभाव में। यानी पंवार वंश की स्थापना तो हो जाती है, लेकिन समस्त गढ़वाल का एकीकरण नहीं हो पाता है 14वीं शताब्दी तक। अब यहाँ पर क्या होता है कि सैन्य शक्ति के अभाव में जो गढ़पति रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने लिए गढ़ों का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें 52 गढ़ काफ़ी प्रसिद्ध रहते हैं। तो कनकपाल क्या होता है, तीर्थ यात्रा हेतु यहाँ आते हैं गढ़वाल के क्षेत्र में, और कहते हैं कि गढ़ी राजा सोनपाल के राज्य में वो जाते हैं। और जो कनकपाल थे ये गुर्जर प्रदेश से आते हैं, गुर्जर प्रदेश से ये आते हैं, गढ़ी राजा सोनपाल के राज्य में जाते हैं। और सोनपाल का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो ज़्यादातर विद्वान जो हैं वो भानु प्रताप स्वीकार करते हैं। तो आपको ये एग्ज़ाम में देखना होगा ऑप्शन के हिसाब से कि सोनपाल है या भानु प्रताप है। तो कनकपाल आते हैं तीर्थ यात्रा हेतु गुर्जर प्रदेश से, और गढ़ी राजा सोनपाल या भानु प्रताप के राज्य में जाते हैं, जहाँ उनको उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है और सोनपाल या भानु प्रताप के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जाता है उनके साथ। तो इस प्रकार से कनकपाल द्वारा ही चांदपुरगढ़ में परमार वंश की स्थापना की जाती है 888 में। यानी कनकपाल द्वारा परमार वंश की स्थापना की जाती है चांदपुरगढ़ में, चमोली के क्षेत्र में। और यह वंश 888 से 1949 तक शासन करता है, जिसमें कुल 60 पंवार राजा क्या होते हैं, शासक बनते हैं। 60 पंवार राजा शासन करते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा जो बनता है वो है अजयपाल। 37वें राजा हैं अजयपाल। ये नंबर आपको याद रखना है, क्रम पूछा जाता है कि अजयपाल कौन से क्रम के शासक थे, तो 37वें शासक थे। अजयपाल 37वें राजा बनते हैं। और यह क्या करते हैं कि जो ये 52 गढ़ थे इनका एकीकरण करते हैं, और इनका एकीकरण कर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करते हैं।
और एक इम्पोर्टेंट तथ्य यह है कि आपको जो ध्यान रखना है कि इससे पहले जो पूर्ववर्ती राजा हैं उनके संबंध में कोई ठोस प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। मतलब ज़्यादा कुछ जानकारी उनके बारे में हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए अजयपाल को पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अजयपाल के द्वारा चांदपुरगढ़ से राजधानी स्थानांतरित की जाती है श्रीनगर में। जैसे बालो कल्याण चंद ने करी थी चंपावत चालमुड़ा, उसी प्रकार यहाँ पर अजयपाल कार्य करते हैं। चांदपुरगढ़ से ले आते हैं राजधानी श्रीनगर पौड़ी के क्षेत्र में। और इसके संबंध में भी, जो तिथि के संबंध में भी विद्वान एकमत नहीं है। 1358, 1563 अलग अलग हैं। तो आप तिथि को ज़्यादा इतना मतलब इम्पोर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो 1358 में स्थानांतरित की जाती है। इसके बाद अजयपाल के कार्यों की बात करें हम, तो देवलगढ़ में राजमहल का निर्माण किया जाता है। यानी इससे पहले राजधानी चांदपुरगढ़ से पहले देवलगढ़ आती है और देवलगढ़ के बाद श्रीनगर आती है। तो देवलगढ़ में भी राजमहल का निर्माण किया जाता है अजयपाल के द्वारा। इसके साथ ही कुलदेवी राजराजेश्वरी, पंवारों की कुलदेवी है राजराजेश्वरी, और इसके मंदिर का निर्माण भी देवलगढ़ में किया गया है। इसके साथ ही पद्मासन मुद्रा में कानों पर कुंडल व सर पर पगड़ी बंधे हुए यहाँ से इनका एक चित्र भी प्राप्त होता है। इसके साथ ही ये जो अजयपाल थे ये नाथ पंथ के अनुयायी थे और गोरखनाथ को मानते थे। इसके बाद शासक बनते हैं सहजपाल, 42वें शासक हैं और ये अकबर के समकालीन हैं। इनको अकबर के समकालीन माना जाता है। फिर सहजपाल के बाद शासक आते हैं बलभद्र शाह, पहला ऐसा शासक जिसने शाह की उपाधि जोड़ी। यानी बलभद्र शाह ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह लगाया। अब इनका शाह लगाने की जो इसके बाद हम देखते हैं कि फिर क्या हो जाता है, एक परंपरा बन जाते हैं। यानी प्रत्येक शासक के नाम के आगे शाह लगा होता है। तो यानी बलभद्र शाह के बाद क्या हो जाता है, एक परंपरा बन जाती है, शाह नाम ऐड हो जाता है पंवारों शासकों के नामों में। तो बलभद्र शाह पहला ऐसा शासक जिसने शाह की उपाधि जोड़ी और उसके बाद परंपरा बन गई। बलभद्र के बाद मानसा शासक बनते हैं 1561 से 1611 ईस्वी के बीच, और इनके एक प्रमुख सेनापति रहते हैं नंदी। नंदी द्वारा चंपावत के क्षेत्र पर अधिकार किया जाता है। नंदी क्या करते हैं, ये चंपावत पर आक्रमण करते हैं और कहा जाता है कि इन्होंने पूरे चंपावत पर अधिकार कर लिया था। तो इनके समय में कुमाऊं में शासक रहते हैं लक्ष्मीचंद, और लक्ष्मीचंद के द्वारा 7 बार असफल आक्रमण किया जाता है गढ़वाल के क्षेत्र में। इसके बाद फिर श्यामशाह शासक बनते हैं। ये क्रम की बात करें तो ये 45वें शासक हैं और इनका उल्लेख क्या है, जहांगीरनामा में भी है, क्योंकि ये जहांगीर से मुलाकात करते हैं आगरा में। एक हाथी घोड़े श्यामशाह को हाथी और घोड़ा प्राप्त होता है, जिसका उल्लेख जहांगीरनामा में किया गया है। ये और क्रम में ये 45वें शासक हैं। श्यामशाह के बाद महिपत शाह शासक बनते हैं और महिपत शाह का क्रम क्या है, 46वां है। तो ये 46वें शासक बनते हैं महिपत शाह। इनको गर्वभंजक की उपाधि प्राप्त है, यानी गर्वभंजक भी कहा जाता है। तिब्बत पर ये 3 आक्रमण करते हैं, जिनमें इनके प्रमुख 3 सेनापति रहते हैं, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास। यानी 3 प्रमुख इनके सेनापति रहते हैं। और कुमाऊं युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुमाऊं के युद्ध में महिपत शाह की कोसी के तट पर मृत्यु हो जाती है। महिपत शाह के उत्तराधिकारी बनते हैं पृथ्वीपत शाह, और पृथ्वीपत शाह जब महिपत शाह की मृत्यु होती है तो वो क्या रहते हैं, अल्पवयस्क रहते हैं, छोटे रहते हैं, 7 वर्षीय शासक रहते हैं। यानी 7 वर्ष में वो शासक बन जाते हैं। तो इसके लिए उनकी संरक्षिका नियुक्त की जाती है महारानी कर्णावती को। महारानी कर्णावती को संरक्षिका घोषित किया जाता है। और 1635 में, यानी 1634 में ये शासक बनते हैं और 1635-36 के आसपास मुगल सुल्तान शाहजहाँ क्या करते हैं, गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। तो इस समय संरक्षिका रहती है कर्णावती। तो उनके द्वारा सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कान कटवा दिए जाते हैं। इसीलिए कर्णावती का प्रसिद्ध नाम क्या है, नाक कटी रानी भी है। और यह नाक कटी रानी की जो संज्ञा है वह शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा उन्हें दी गई है।
और पृथ्वी शाह के समय एक महत्वपूर्ण घटना यह घटित होती है कि मुग़ल शहजादे रहते हैं सुलेमान सिको, ये पुत्र रहते हैं दारा सिको के, और ये शरण लेने आते हैं गढ़वाल के क्षेत्र में। यानी जब और उत्तराधिकार का युद्ध होता है शाहजहाँ के बाद, तो जिसमें औरंगजेब क्या होते हैं, सत्ता को प्राप्त करते हैं, तो जो उनके बड़े भाई रहते हैं दारा सिको, तो उनके पुत्र सुलेमान सिको क्या होते हैं, गढ़वाल में शरण लेने आते हैं, जिसमें मुग़ल शासक औरंगजेब क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। पृथ्वी के पुत्र मेदिनी शाह द्वारा सुलेमान को क्या किया जाता है, दिल्ली भिजवाया जाता है। यानी मेदिनी शाह सुलेमान को पकड़कर दिल्ली भेज देते हैं। तो इस कारण जो पृथ्वी शाह थे वो मेदिनी को देश निकाला देते हैं। 1662 में दिल्ली दरबार में ही मेदिनी शाह की मृत्यु हो जाती है। यानी वो दिल्ली दरबार में चले जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पृथ्वीपति क्या करते हैं, अपने जीवित रहते ही अपने जो पोते हैं या पौत्र हैं, मेदिनी शाह के पुत्र हैं, फतेहपति शाह को क्या कर देते हैं, शासक घोषित कर देते हैं और स्वयं उनके संरक्षक बन जाते हैं। भौगोलिक विषम परिस्थितियों के कारण गढ़वाल को कभी भी मुग़ल साम्राज्य के अधीन नहीं लाया जा सका। यानी भौगोलिक काफ़ी विषम परिस्थितियां होने के कारण जो मुग़ल शासक थे, चाहे शाहजहाँ हो या औरंगजेब हो, उनके द्वारा गढ़वाल को कभी भी मुग़ल साम्राज्य के अधीन नहीं लाया जा सका। इसके बाद फतेहपति शाह के शासनकाल की बात करें तो फतेहपति एक प्रतापी व कला प्रेमी शासक रहते हैं। नाथ पंथ के ये अनुयायी रहते हैं, नाथ पंथ को मानने वाले रहते हैं और सिरमौर और के पोंटा व जौनसार को जीतते हैं। यानी सिरमौर के पोंटा व देहरादून के जौनसार क्षेत्र को ये विजित करते हैं। सहारनपुर पर आक्रमण करके फतेहपुर नगर की स्थापना करते हैं। यानी सहारनपुर पर आक्रमण करके या फतेहपुर नगर की स्थापना करते हैं और अकबर की तरह यह नवरत्न रखने वाले शासक भी हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है इनके कार्यकाल में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसा शासक है जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे। तो कौन सा है, फतेहपति शाह है और ये पंवार वंशीय शासक है। तो इन नवरत्नों की अगर बात करें हम कौन कौन से थे, तो इन नवरत्नों में सुरेशानंद बर्तवाल, खेतराम धस्माना, रुद्रदत्त की मोठी, हरिदत्त नौटियाल, बसवानंद बोगड़ा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तराम कंठोला और हरिदत्त थपलियाल थे। और फतेहपति के आमंत्रण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। यानी इन्होंने आमंत्रण दिया था गुरु राम राय को कि आप देहरादून में आकर रहें, और उनके निमंत्रण पर ही गुरु राम राय देहरादून में आते हैं और गुरुद्वारे का निर्माण करते हैं। फतेहपति के बाद प्रदीप शाह शासक बनते हैं और फतेहपति के बाद प्रदीप शाह की अगर हम बात करें तो इनका जो शासनकाल है वह लगभग क्या है, शांतिपूर्ण और वैभवशाली रहता है। इनके समय में गढ़ और कुमाऊं के बीच क्या रहते हैं, अच्छे संबंध हमें देखने को मिलती हैं। और पहली बार गढ़वाल और कुमाऊं की सेनाएं क्या होती हैं, रोहिलों के खिलाफ एक साथ युद्ध में भाग लेती हैं। यानी काफ़ी अच्छे संबंध रहते हैं गढ़ कुमाऊं के बीच। इसके बाद बनते हैं ललित शाह। अब ललित शाह दिसंबर 1772 में क्या होते हैं, ये गढ़वाल की सत्ता संभालते हैं, शासक बनते हैं। और कुमाऊं की परिस्थितियां इस समय ऐसा होती हैं कि हर्षदेव जोशी कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण देते हैं। यानी कि उनके जो दीवान रहते हैं जोशी, वो कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण देते हैं गढ़वाल शासक ललित शाह को। और ललित शाह द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण किया जाता है और विजय प्राप्त की जाती है। तो विजय प्राप्त करने के बाद अपने द्वितीय पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं का राजा घोषित कर देते हैं ललित शाह और वापस आने लगते हैं। 1779 में वापस आते समय ही कुमाऊं से उनकी मृत्यु हो जाती है। मलेरिया से वो ग्रसित हो जाते हैं रास्ते में ही, और वहीं उनकी दुलड़ी नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ललित शाह के बाद, उनकी मृत्यु के बाद गढ़वाल में शासक बन जाते हैं उनके जो ज्येष्ठ पुत्र रहते हैं जयकट शाह, और कुमाऊं में शासक वो बना के आ जाते हैं प्रद्युमन शाह को। अब ये दोनों सौतेले भाई थे, तो दोनों एक दूसरे के प्रति क्या रखते थे, दुश्मनी का भाव रखते थे, यानी अच्छा भाव नहीं रखते थे। तो यही कारण है कि इसके बाद फिर हमें गढ़ और कुमाऊं में युद्ध देखने को मिलते हैं। दोनों भाई एक दूसरे पर क्या करते हैं,
आक्रमण करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जैकेट शाह जब शासक बनते हैं तो ये प्रद्युम्न शाह को हटाने का कुचक्र रचते हैं, यानी कुमाऊं में प्रद्युम्न शाह को हटाने का कुचक्र रचते हैं, प्लस प्रद्युम्न शाह को टैक्स देने के लिए कहते हैं गढ़वाल के शासक को, यानी स्वयं को क्या करते हैं, टैक्स देने के लिए कहते हैं कि कुमाऊं के शासक को, गढ़वाल के शासक को टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हमने विजित किया है। तो जिससे प्रद्युम्न शाह काफ़ी खिन्न हो जाते हैं। तो जिससे प्रद्युम्न शाह श्रीनगर पर आक्रमण करते हैं और 3 वर्ष यहाँ निवास करते हैं श्रीनगर में। उसके बाद फिर प्रद्युम्न शाह वापस पुनः कुमाऊं चले जाते हैं और कुमाऊं की सत्ता को संभालते हैं। 1786 में दरबारी कलह क्या हो जाती है, अपने अंतिम चरण में पहुंच जाती है। तो जो जैकेट शाह रहते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने के कारण वह क्या करते हैं, राजपाट छोड़ के देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर में आ जाते हैं और वहीं पर कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु का समाचार कुमाऊं शासक प्रद्युम्न शाह को प्राप्त होता है, वह क्या करते हैं, गढ़वाल आ जाते हैं और गढ़वाल में शासक बन जाते हैं। और गढ़वाल में शासक बनने के बाद जो इनके छोटे भाई थे पराक्रम शाह, वह भी इनके प्रति क्या है, अच्छा भाव नहीं रखते हैं और वो भी लगातार इनके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, जिससे गढ़वाल की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। तो इसी क्रम में गोरखों ने 1790 में कुमाऊं को विजित किया था और 91 में गोरखे क्या करते हैं, गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं और कहते हैं कि लंगूरगढ़ के युद्ध में गोरखे पराजित हो जाते हैं। और पुनः गोरखों के आक्रमण से बचने हेतु जो प्रद्युम्न शाह है वो गोरखों से क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं जिसमें उनके द्वारा गोरखों को 25,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का वादा किया गया था और भविष्य में गोरखों के आक्रमण से बचने के लिए। तो फिर परिस्थितियां 1803 में ऐसी होती है कि यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आता है और कहते हैं कि इस भूकंप में गढ़वाल की लगभग जो 75% जनता है उसकी मृत्यु हो जाती है और सिर्फ 25% लोग ही यहाँ पर बच पाते हैं। तो इस ऐसी परिस्थितियों में क्या करते हैं, गोरखे पुनः आक्रमण करते हैं। गढ़ दरबार में पूरी तरह क्या होती है, आंतरिक कलह रहती है, षड्यंत्रों का दौर रहता है। तो इस क्रम में क्या करते हैं, गोरखे आक्रमण करते हैं फरवरी 1803 में और गोरखे गढ़वाल के काफ़ी बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेते हैं। और इस आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया ने नेतृत्व किया था गढ़वाल पर आक्रमण का। तो प्रद्युम्न शाह जैसे श्रीनगर पर आक्रमण होता है तो प्रद्युम्न शाह क्या होते हैं, मैदानी क्षेत्र में चले जाते हैं। तो प्रद्युम्न शाह द्वारा पुनः राज्य को जीतने के लिए सहारनपुर में आभूषण व सिंहासन बेचा जाता है और पुनः सेना को संगठित किया जाता है। पुनः सेना को संगठित करते हैं और अंतिम रूप से निर्णायक युद्ध लड़ते हैं, खुड़बुड़ा का युद्ध। खुड़बुड़ा का युद्ध होता है 14 मई 1804 को। तो आपको ये ध्यान रखना है, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच 14 मई 1804 को युद्ध होता है और इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह मारे जाते हैं, यानी प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के साथ ही गढ़वाल पर भी गोरखा अधिकार हो जाता है। यानी पूरे उत्तराखंड पर, कुमाऊं पर पहले से था तो इसके साथ ही गढ़वाल पर भी गोरखा अधिकार हो जाता है और संपूर्ण उत्तराखंड पर क्या हो जाता है, गोरखों का कब्जा हो जाता है। खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद प्रद्युम्न शाह के भाई को काठमांडू भेजा जाता है, यानी उनको बंदी बनाकर राजधानी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में रखा जाता है और उनके पुत्र जो सुदर्शन शाह रहते हैं हरिद्वार में स्वतंत्र होने का प्रयास करते, अपने राज्य को पुनः हासिल करने का प्रयास करते रहते हैं। तो जब सुदर्शन शाह अपने राज्य को पुनः प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं तो इसी क्रम में ये अंग्रेज़ों से संपर्क साधते हैं, जिसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से ये काफ़ी बातचीत करते हैं कि आप क्या करो, हमारे राज्य दिलाने में हमारी मदद करो। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग क्या करते हैं, अक्टूबर 1814 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध गोरखों के विरुद्ध क्या करते हैं, सेना भेज देते हैं, अंग्रेजी सेना भेज देते हैं सुदर्शन शाह की मांग पर। तो 1815 में गढ़वाल क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, अंग्रेज सेना उनको परास्त कर देती है। तो जब गोरखे यहाँ से पराजित हो जाते हैं तो अंग्रेज़ों द्वारा गढ़वाल नरेश से क्या किया जाता है,
युद्ध हार जाने के रूप में 7 लाख रुपए मांगे जाते हैं, और जब सुदर्शन शाह द्वारा वो नहीं दिए जाते हैं तो वो गढ़वाल का पूर्वी आधा भाग क्या करते हैं, हड़प लेते हैं। यानी जो श्रीनगर वाला क्षेत्र है वो पूरा अपने पास रख लेते हैं। तो सुदर्शन शाह द्वारा फिर क्या किया जाता है, 28 दिसंबर 1815 को, ये डेट आपको ध्यान रखनी होगी कि सुदर्शन शाह द्वारा 28 दिसंबर 1815 को श्रीनगर से हटाकर राजधानी स्थापित की जाती है टिहरी में, और टिहरी राज्य की स्थापना की जाती है। तो ये भागीरथी नदी के तट पर है, भागीरथी और भिलंगना का संगम था, जो वर्तमान में अभी जहाँ पर टिहरी डैम स्थित है। तो यहाँ पर क्या होता है, टिहरी राज्य की स्थापना हो जाती है, जो 1 अगस्त 1949 तक टिहरी पर इसके जो वंशज हैं वो शासन करते हैं। 1949 में टिहरी राज्य का भारत में विलय हो जाता है, और टिहरी राज्य क्या होता है, यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का एक जिला बन जाता है। पंवार राजाओं के काल के प्रमुख काव्यों की बात करें तो इसमें सबसे जो प्राचीन काव्य है वह है मानवोदय काव्य, और मानवोदय काव्य के रचनाकार भरत कवि हैं। ये जो मानवोदय काव्य है ये मानसा के काल के हैं, और ये सबसे प्राचीन काव्य है। यानी पंवार वंश का सबसे प्राचीन काव्य कौन सा है, मानवोदय काव्य। गढ़ राजवंश काव्य है, और इसके साथ ही सुदर्शनोदय काव्य। सुदर्शन शाह या सूरत कवि का काव्य सबासार है, और जो 8 खंडों में विभाजित है। सुदर्शन शाह के शासनकाल में इसकी रचना होती है, और सुदर्शन शाह द्वारा एक काव्य की रचना की जाती है जिसका नाम सबासार है, जिसमें उन्होंने अपने को सूरत कवि कहा है, और ये 8 खंडों में विभाजित है। इसके साथ ही 1455 में जगतपाल का एक ताम्रपत्र हमें प्राप्त होता है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। यानी देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर से हमें 1455 ईस्वी का ताम्रपत्र प्राप्त होता है, और यह प्राप्त होने वाला ताम्रपत्र क्या है, पंवार वंश का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र है। यानी कि इससे पहले के ताम्रपत्र हमें प्राप्त अभी तक नहीं हुए हैं। तो प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता है, गोरखों को परास्त किया जाता है। सुदर्शन शाह द्वारा राजधानी को टिहरी के क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। तो प्रद्युम्न शाह के बाद जो टिहरी के राजा हैं गढ़वाले नरेश, वो कौन कौन से थे, पहले बनते हैं सुदर्शन शाह, यानी 1815 से 1859 के बीच। तो गढ़वाल का विभाजन हो जाता है, टिहरी राजधानी स्थापित हो जाती है 28 दिसंबर 1815 को, और राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थापित की जाती है सुदर्शन शाह द्वारा। उसके बाद फिर भवानी शाह शासक बनते हैं 1859 से 1871। फिर उसके बाद प्रताप शाह शासक बनते हैं 1871 से 1886, और टिहरी में इंग्लिश शिक्षा प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो प्रताप शाह को जाता है। यानी अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय है वो जाता है प्रताप शाह को। उसके बाद शासक बनते हैं कीर्ति शाह 1886 से 1913, और इनको 1818 में क्या है, CSI की उपाधि देते हैं अंग्रेजों द्वारा इन्हें CSI की उपाधि दी जाती है। उसके बाद शासक बनते हैं नरेंद्र शाह 1913 से 1946। इनके समय में प्रजामंडल की मांग होती है, जन आंदोलन होते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन होते हैं, और रियासत को समाप्त करने की मांग की जाती है जनता के द्वारा। उसके बाद फिर शासक बनते हैं मानवेंद्र शाह 1946 से 1949, और इनके समय जन आंदोलन होते हैं, और फरवरी 1948 में ये क्या करते हैं, प्रजामंडल की स्थापना की अनुमति दे देते हैं, और उसको मतलब वैधानिकता प्रदान करते हैं मानवेंद्र शाह। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय हो जाता है। विलय पत्र पर मानवेंद्र शाह हस्ताक्षर कर देते हैं, और इसके साथ ही यूपी का एक जिला बन जाता है टिहरी। तो यूपी का एक ज़िला बन जाता है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय हो जाता है। तो ये था उत्तराखंड का मध्यकाल, यानी गढ़वाल में पंवार वंश और कुमाऊं में चंद वंश। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।